हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के लेक्चर में पीटी 365 सोशल इश्यूज को हम कवर करेंगे। ऑलरेडी जितने पीटी अभी तक आए हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वुमेन का। सबसे पहली न्यूज है सेरोगेसी इन इंडिया के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने सेरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2024 लागू किए हैं। देखिए, इसमें सेरोगेसी रेगुलेशन का जो 2021 का एक्ट था उसी को अमेंड किया गया है, जिसे कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं किसी भी इंटेंडिंग कपल को जो सेरोगेसी करना चाहते हैं कि वो डोनर के गैमेट को यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए। देखिए, डोनर का गैमेट मतलब कि मान के चलिए कपल है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो बच्चा जब उनको सेरोगेसी से भी करना है उसके लिए भी उनको एक डोनर का गैमेट चाहिए होगा ताकि बच्चा हो पाए, क्योंकि बायोलॉजिकली उनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो डोनर का गैमेट पहले अलाउ नहीं किया जाता था सेरोगेसी के केस में, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट से डोनर के गैमेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पूरे तरीके से डोनर का गैमेट यूज नहीं होगा, इसमें एक बायोलॉजिकल पेरेंट का भी गैमेट जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। एटलीस्ट वन गैमेट शुड बी फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। सिंगल वुमेन, चाहे विडो है चाहे डाइवोर्सी है, वो सेरोगेसी अडॉप्ट कर सकती हैं। उनको सेल्फ एग या फिर डोनर का स्पर्म जो है वो यूज करने के लिए परमिशन दी गई है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुण मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक वुमेन को परमिशन दिया था सेरोगेसी करने के लिए कि वो डोनर का एग यूज करके सेरोगेट मदर के तौर पे मतलब बच्चा कर सकती हैं। देखिए, उन वुमेन को था मेयर रॉकनेंसी कस्टर हॉजर नाम का सिंड्रोम। ये एक रियल कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है जिसमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण यूट्रिन फैक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी में तब्दील हो जाता है और वो मां नहीं बन सकती। सेरोगेसी और उसके टाइप्स की अगर बात करें तो सेरोगेसी वो प्रैक्टिस होती है जिसमें एक जो वुमेन होती है वो बच्चे को, किसी दूसरे कपल के बच्चे को अपनी कोख में रखती है। इंटेंडिंग कपल वो रहेगा जो कि मेडिकल इंडिकेशन के चलते मदर एंड फादर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मतलब मान के चलिए मदर में किसी न किसी तरीके को कोई दिक्कत है, जिस कारण फिर उनको गोद जो है या कोख कह लीजिए वो किराए पे लेनी पड़ती है। सो ये जेस्टेशनल सेरोगेसी इसको कहते हैं। जेस्टेशनल सेरोगेसी में क्या होता है, सेरोगेट जो मदर रहेगी वो किसी भी इंटेंडिंग कपल का जो बच्चा होगा उसको अपनी वॉर्म के अंदर यानी कि अपनी कोख में कैरी करेंगी, और जो चाइल्ड है वो जेनेटिकली सेरोगेट मदर से रिलेटेड नहीं होगा। यानी कि जो बायोलॉजिकल फादर और मदर है, मदर के एग्स और फादर के स्पर्म को यूज करके जो जायगोट बनेगा, उसी से जो एम्ब्रियो बनेगा उसी को सीधा सीधा सेरोगेसी वाली मदर के वॉर्म में रखा जाएगा। सेरोगेसी वाली मदर का कोई भी जीन्स जो है वो उस बच्चे में नहीं जाएगा। ट्रेडिशनल सेरोगेसी का मतलब क्या होता है कि जो सेरोगेट मदर होगी उनके अंदर आर्टिफिशियली फादर का, जो बायोलॉजिकल फादर होगा, उनके स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। बायोलॉजिकल मदर का जो स्पर्म है वो सॉरी एग है वो यूज नहीं किया जाएगा। सो सेरोगेट मदर जो है वो इसमें अपना एग प्रोवाइड करती हैं और बायोलॉजिकल जो फादर रहेंगे उनका स्पर्म रहेगा, और फिर वो सेरोगेट मदर अपनी कोख यानी कि वॉर्म भी देती है बच्चे को रेज करने के लिए। टाइप्स ऑफ सेरोगेसी की बात की जाए तो अल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी होती है जिसमें किसी भी तरीके का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन या पैसा नहीं देना होता सेरोगेट मदर को। उनको सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस कवरेज देना होता है प्रेगनेंसी के टाइम तक। कमर्शियल सेरोगेसी की अगर बात करें तो ये पैसे के लिए की जाने वाली सेरोगेसी है। आपने मिमी मूवी अगर देखी होगी तो मिमी मूवी कमर्शियल सेरोगेसी का एग्जाम्पल थी, जिसमें पैसे के लिए कुछ मतलब मान के चलिए औरतें होती हैं, रिवॉर्ड मिलता है, बेनिफिट मिलता है, इसके लिए वो अपनी कोख जो है अपने खर्चे चलाने के लिए किराए पे दे देती हैं या इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेरोगेसी जो है फॉरेन नेशनल्स को वो कंप्लीटली बैन कर दिया है। 2015 के बाद से फॉरेन नेशनल अगर यहाँ पे आके सेरोगेट मदर को मतलब वो करना चाहते हैं, केटर करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं मॉम, तो उनको वो नहीं मिलेगा। सेरोगेसी लॉ इन इंडिया की बात करें तो सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया था, जिसमें सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी को परमिट किया गया था और कमर्शियल सेरोगेसी के लिए सजा रखी गई थी। फिर नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सेरोगेसी बोर्ड जो है उसको स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन पर्पस था एक्ट की टेक केयर करना, एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखना। सेरोगेट चाइल्ड जो है उसका अबॉर्शन जो है वो भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सेरोगेट मदर का रिटन परमिशन चाहिए होता है और फिर अथॉरिटी से भी परमिशन चाहिए, और वो अथॉरिटी जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत ही परमिशन प्रोवाइड करेगी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इसमें बताया गया है कि कैसे एआरटी के जो क्लिनिक्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा। नाम से क्लियर है, मतलब रिप्रोडक्शन में असिस्ट करना है ना। इसमें सेरोगेसी के लिए जो मदर होगा और बायोलॉजिकल जो फादर मदर रहेंगे वो इस
क्लिनिक के थ्रू ही सैरोगेसी के प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। इन्हीं को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाले आपके क्लिनिक्स। सो ये एआरटी के क्लिनिक्स के लिए रेगुलेशन निकाला गया है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा सैरोगेसी का, क्या क्या प्रोटेक्शन राइट्स रहेंगे सैरोगेट मदर के, ये इस क्लिनिक्स में पहले ही नरेट कर दिए जाते हैं सैरोगेट मदर को। कुछ और प्रोविजन या रूल्स हैं 2022 में निकाले गए थे, जैसे कि एक जो मतलब सैरोगेट मदर है वो कितनी बार अटेम्प्ट ले सकती है सैरोगेसी का, 3 से ज्यादा बार नहीं ले सकती है। सैरोगेट मदर को अबॉर्शन का राइट होता है ड्यूरिंग द सैरोगेसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। इसके अलावा जो इंटेंडिंग वुमेन या फिर कपल है उनको सैरोगेट मदर का जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी लेना पड़ता है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सैरोगेट मदर बनने के लिए? मैरिड वुमेन जो है जिनके खुद के बच्चे होंगे वो बन सकती हैं, 25 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, या फिर कोई भी वुमेन जो है वो सैरोगेट मदर जो है वो एक बार से ज्यादा मतलब मान के चलिए नो वुमेन शेल एक्ट एज अ सैरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम, अपने पूरी लाइफ में केवल एक ही बार सैरोगेसी ले सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कौन से कपल्स रहेंगे जिनको ये परमिशन होगा कि हाँ जी आप सैरोगेसी के थ्रू चाइल्ड जो है वो कर सकते हैं? देखिए कपल पहले तो 5 साल से शादीशुदा होना चाहिए, वाइफ की एज 25 से 50 साल, हस्बैंड की एज 26 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। कपल का कोई भी जिंदा बच्चा लिविंग चाइल्ड बायोलॉजिकली चाहे अडॉप्टेड या फिर सैरोगेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से उनका बच्चा है पर वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है तो डेफिनेटली सैरोगेसी उनको अलाउ की जाएगी। इसके अलावा उनके पास एसेंशियल सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किए जाएंगे और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ही परमिशन और कस्टडी दी जाती है सैरोगेट चाइल्ड की। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज रहेगा 36 महीने का जो कि सैरोगेट मदर को दिया जाता है, कब? जब वो डिलीवरी कर देती है उसके बाद के लिए भी। एबॉर्शन लॉ की इंडिया में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल एक वुमेन की जो प्ली थी कोर्ट में उसको रद्द कर दिया, क्योंकि वो वुमेन 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती थी। लेकिन प्रेगनेंसी का कोई ऐसा रीजन नजर नहीं, मतलब टर्मिनेशन का कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आया कि टर्मिनेशन अलाउ किया जाए, कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर पाए, क्योंकि ना तो मदर को इमीडिएट कोई थ्रेट था, ना ही जो बच्चा था उसको कोई एबनॉर्मल कंडीशन थी। अबॉर्शन के देखिए इंडिया में कुछ लॉ है। हाल फिलहाल फ्रांस ने अपना अबॉर्शन का जो लॉ है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस कर दिया है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अबॉर्शन जो है वो इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 312 और 313 में इलीगल माना जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ कंडीशंस के अंडर बताता है दैट अबॉर्शन कैन बी डन। ये एक्ट 2021 में अमेंड भी किया गया था। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था पहले, उसके अंडर भी बताया गया है कि कैसे वुमेन जो है वो मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन कर सकती हैं। एमटीपी का जो एक्ट है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो कहता है कि प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन किस केस में हो सकती है? या तो 20 वीक्स का मतलब आपके अंदर फीटस होना चाहिए और फिर डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए। अगर 20 से 24 हफ्ते हो गए हैं प्रेगनेंसी को तो उस केस में 2 डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ में जो विमेन है जो कि टर्मिनेट करना चाहती है प्रेगनेंसी, या तो वो सर्वाइवर होनी चाहिए रेप केस की, या उसका मैरिटल स्टेटस बदल गया हो, पहले वो डिवोर्सी नहीं थी अब हो गई हो, प्रेगनेंसी का कोई रिस्क होना चाहिए उसको, या फिर कोई इंजरी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, या रिस्क होना चाहिए उसके बच्चे को, तभी अलाउ किया जाएगा। 24 हफ्ते के बाद अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो तभी होगा अगर आपका बच्चा फीटल जो है आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस में उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, और ये मेडिकल बोर्ड की परमिशन से ही हो सकता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमटीपी को बनाने का जो मेन पर्पस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को, उसका मेन पर्पस ये भी था बनाने का उसके रूल को कि जो मतलब रेप है उसमें मैरिटल रेप वाले केसेस को भी इंक्लूड किया जा सके, यानी कि मैरिटल रेप की जो विक्टिम औरतें होती हैं वो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन जो है वो दिया है सिंगल या फिर अनमैरिड वुमेन को भी, लेकिन अप टू 24 वीक्स 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अंदर अंदर ही अबॉर्ट कर सकती हैं। ग्लोबल स्टेटस की बात करें अबॉर्शन लॉ की तो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के द्वारा बताया गया कि 60 कंट्रीज से ज्यादा जो आपके अबॉर्शन के लॉज हैं वो लिबरलाइज कर दिए गए हैं। 4 कंट्रीज हैं यूएसए, निकारागुआ, एल सल्वाडोर और पोलैंड, जहां पे आपका लीगैलिटी ऑफ अबॉर्शन जो है उसको रोल बैक कर दिया गया है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया कि 3 में से 1 वुमेन पूरी वर्ल्ड दुनिया जब हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड उनको फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का अपने लाइफ टाइम में सामना करना ही पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया का स्टेटस देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2019 से 21 तक का रिपोर्ट बोलता है कि स्पाउस का जो अब्यूज है वो सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, फिर बिहार के अंदर होता है, फिर मणिपुर के अंदर, और 18 से 49 ईयर्स की ओल्ड की वुमेन जो हैं वो फिजिकल और सेक्सुअल दोनों तरीके के वायलेंस का शिकार भी होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए इंडिया में क्या कानून है?
आर्टिकल 15 हमारा ये बोलता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के स्टेटस के प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा लॉ है वो स्पेशल प्रोविजन दे सकता है, मतलब पार्लियामेंट कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, जिसके चलते प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया। इसके कुछ प्रोविजन है जिसमें बताया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल, वर्बल, किसी को गाली देना, इमोशनल, इकोनॉमिक और सेक्सुअल अब्यूज भी आएगा। देखिए, जो वुमेन होंगी, विक्टिम जो रहेंगी इसमें, वो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, विडो हो सकती है, इवन एक बच्ची भी हो सकती है। कंप्लेंट जो है वो कैसे रहेगा, किसी भी पर्सन के खिलाफ जो है वो औरत कंप्लेंट कर सकती है, बस उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ होना चाहिए। 2016 के 2016 के हीरल पी हरोसा वर्सेस कुसुम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट मेल नाम का जो वर्ड है वो अब हटा दिया गया है इस एक्ट से। पहले ये था केवल एडल्ट मेल के खिलाफ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता था, लेकिन अब एनी मेल पर्सन जो है वो इसमें कर दिया गया है। इसके अलावा हस्बैंड के रिलेटिव हो गए, कोई भी मेल पार्टनर हो गया, उसके खिलाफ केस लग सकता है। फिर मेल और फीमेल जो फैमिलीज हैं उनके भी अगर आगे कोई मेल पार्टनर है तो वहां पे भी केस लग सकता है अगर वायलेंस होता है। एग्रीड पर्सन जो भी रहेगा, मतलब जिसके साथ वायलेंस हुआ है, वो सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास प्रोटेक्शन के लिए जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास उसकी तुरंत अर्जी चली जाएगी ताकि उसको रिलीफ मिल सके। शेल्टर होम या मेडिकल फैसिलिटी तुरंत औरत को जारी कर दी जाएगी ताकि वो उस घर में फिर ना रहे जहां वायलेंस हो रहा है। इसके अलावा रिलीफ दिया गया है कि मतलब रिलीफ के लिए आईपीसी का सेक्शन 498 ए भी डील करता है। रिलीफ में डाइवोर्स के लिए पिटीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हेल्प की जाती है, मतलब औरतों की। सेक्शन 498 जो है वो साफ साफ बोलता है कि जो वुमेन है, बेसिकली उनके साथ अगर क्रुएल्टी होती है तो उसके लिए 3 साल तक की सजा और फाइन भी लगेगा। भारतीय न्याय संहिता का 2023 का सेक्शन 85 भी बोलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ प्रावधान कानून में दिए गए हैं। कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए कि वुमेन को हम वायलेंस से प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले 2005 का जो एक्ट है उसने बताया कि सिविल रेमेडीज जो है वो मैरिटल रेप के लिए अवेलेबल है, लेकिन मैरिटल रेप के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएंगी, क्राइम नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वुमेन के साथ किया जाता है झूठे वादे करके तो वो भी क्राइम है। इसके अलावा रिस्पेक्ट वुमेन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन वुमेन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर निकाला गया ताकि वुमेन को अवेयर किया जा सके वायलेंस के खिलाफ। वन स्टॉप सेंटर जो है ये पूरे इंडिया में डेवलप किए गए हैं। जो भी वुमेन वायलेंस का शिकार होती है प्राइवेट या पब्लिक स्पेस में, वो यहाँ आके असिस्टेंस मांग सकती हैं। डॉरी सिस्टम की इंडिया में अगर बात की जाए तो डॉरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज हुआ है इंडिया में ओवर द पीरियड, डेकेड के अंदर, पिछले 10 सालों में भी। देखिए, डॉरी का मतलब नॉर्थ इंडिया में दहेज, साउथ इंडिया में स्त्री धनम। तो इसको डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई गिफ्ट भी अगर पेरेंट्स के द्वारा अपनी बच्ची को मैरिज के दौरान दिया जाता है तो डॉरी में काउंट किया जाएगा। डॉरी जो डेथ है, डॉरी से होने वाला डेथ, वो आईपीसी के अंदर ऑफेंस है। 1986 में इसको ऐड किया गया था। सेक्शन 304 बी जो है वो डॉरी डेथ के रिगार्डिंग क्या क्या सजा होगी आईपीसी में उसको डील करता है। सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता का भी बात करता है डॉरी डेथ से क्या क्या सजा हो सकती है। इसके अलावा डॉरी डेथ के अलावा अगर टॉर्चर या क्रुएल्टी भी दिखाई जाती है या डोमेस्टिक वायलेंस भी किया जाता है, वो डॉरी क्राइम के अंदर ही आएगा। ये एक्ट क्या बोलता है कि डॉरी इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि बिना वारंट के ही सीधा जेल की हवा जो है वो खिला दी जाएगी अगर दहेज के लिए तंग किया। एवरी ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। देखिए, कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि समझौता कर लिया। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब समझौता किया ही नहीं जा सकता। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर भी लिया है तो कोर्ट के अंदर जो केस लगा है वो निपटेगा ही निपटेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है। डोरी प्रोहिबिशन के ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसमें फाइन या फिर सजा दोनों ही हो सकती है अगर मतलब प्रूव हो जाता है। विमेन इन स्टेम के बारे में देखिए, स्टेम का जो फील्ड है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का फील्ड। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बॉइंग सुकन्या प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि विमेन की या फिर गर्ल्स की एविएशन सेक्टर में भी एंट्री जो है वो ज्यादा हो सके। डाटा बैंक की बात करें तो फीमेल एनरोलमेंट जो है स्टेम के कोर्सेज में वो इंक्रीज हुआ है 2021-22 में। वर्क पार्टिसिपेशन जो है मतलब विमेन का वो भी स्टेम के फील्ड में इंक्रीज हुआ है। 29.2% हमारे यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन है वो स्टेम वर्कर्स हैं। स्टेम का फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ ना। सो ध्यान रखिएगा, बॉइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है। मेन पर्पस है जो भी बच्चियां हैं अगर उनको एविएशन सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना है तो वो उस एजुकेशन को अडॉप्ट करे, क्रिटिकल स्किल्स की सीखें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, और फिर जॉब्स के लिए खुद को ट्रेन करें। मतलब ऐसा होता है कि स्टेम की लैब्स भी पूरे इंडिया भर में बनाई गई हैं जिसमें कि उनको करियर अडॉप्शन के चांसेस दिए जाते हैं। फिर स्टेम की ही लैब्स के अंदर उनको पायलट बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी अगर वो एविएशन सेक्टर में जाना चाहती हैं। 15% इंडिया की जो पायलट है वो वुमेन है, और ये पूरे विश्व में जितनी पायलट है मतलब एक कंट्री के अंदर फीमेल पायलट, ये उसका 3 गुना है इंडिया के अंदर। और अगर बात की जाए तो इंडिया स्टेम में वुमेन को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव लाया, जैसे कि आई स्टेम मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैफ।
ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तहत निकाला गया था, जिसमें पूरे देश भर में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च की लैब्स बनाई गई। फिर उसके बाद वेस्ट इनिशिएटिव, जिसमें वुमेन को इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रमोट किया जाता है। फिर उसके बाद विज्ञान ज्योति, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है, जिसमें जो भी आपकी मेरिट में आने वाली हाई स्कूल की गर्ल्स हैं, उनको प्रमोट किया जाता है कि वो स्टेम के फील्ड में ही अपना करियर अपनाएं। उसके बाद किरण स्कीम है, जिसका नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सिंग। साइंस टेक डिपार्टमेंट के द्वारा वुमेन साइंटिस्ट जो है उनको इनकरेज किया जाता है इसके अंदर। गति स्कीम में जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जो वुमेन है उनको स्टेम के फील्ड के लिए इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर उनको इसका बेनिफिट बताया जाता है। उसके अलावा क्यूरी स्कीम है, जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, जिसमें वुमेन जो है उनको यूनिवर्सिटी में स्टेम के फील्ड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसकी फैसिलिटी दी जाती है। फिर बायो केयर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनके करियर डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। अगली बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की। देखिए, इसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 निकाला गया, जिसको पोश एक्ट कहते हैं। इसको 2023 में 10 साल कंप्लीट हो गए। सेक्सुअल हरासमेंट की अगर बात की जाए तो पोश एक्ट 2013 जो है, इसको वुमेन का वर्क स्पेस जो है उसको सेफ बनाने के लिए तैयार किया गया था, ताकि अगर वर्क प्लेस में किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज वुमेन के साथ होता है तो इस एक्ट के अंदर सीधा सीधा सजा दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की 1997 में विशाखा गाइडलाइंस के कुछ फ्रेमवर्क आया था, ये रूल आया था, उसी के बिहाफ पे एक्ट को तैयार किया गया। विशाखा गाइडलाइन में साफ साफ बोला गया था सेक्सुअल हरासमेंट कैसे डिफाइन होगी, और बोला गया था इसका प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेसल यानी कि इसका मतलब समाधान कैसे किया जाएगा। इसके लिए कंप्लेंट कमेटी जो है वो हर एक कंपनी में होनी चाहिए। देखिए, पॉश एक्ट क्या कहता है, सबसे पहले तो सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है ये बताता है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके का सेक्सुअल फेवर या कॉन्टेक्ट या फिर कुछ बातें ऐसी करना जो कि मतलब अच्छा ना लगे वुमेन को, वो सब आपका इसके अंदर आता है। डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस की बात करें तो जहां पे भी वुमेन एम्प्लॉयड हैं, वो सब मतलब जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, साथ में उनका ट्रांसपोर्टेशन का सब खर्चा देखा जाता है नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह, वो सारी स्पेसिस जो है उनको वर्क प्लेस बोला जाएगा उनके लिए। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकते हैं। एग्रीड वुमेन में हर एक तरीके की वुमेन आएगी, उनका क्या स्टेटस है कंपनी के अंदर ये सब मैटर नहीं करेगा। पब्लिक, प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हर एक सेक्टर इसमें आएगा। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए क्या है, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय मेंबर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, वो सारी कंपनीज को आईसीसी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आईसीसी में मिनिमम 4 मेंबर होंगे, जिसमें हाफ आपकी वुमेन होंगी। आईसीसी के पास वही पावर है जो सिविल कोर्ट के पास होगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो लोकल कमेटी का भी गठन करेगा, ताकि जो भी कंप्लेंट आई है उस कंप्लेंट के लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जा सके। फिर प्रोसीजर क्या होगा फाइलिंग कंप्लेंट करने का, कोई भी अग्रीड वुमेन सीधा सीधा रिटर्न कंप्लेंट इंटरनल कमेटी को डाल सकती है कि उसके साथ ऐसा कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। उसके अलावा सीधा सीधा जैसे ही वो चीज चली जाएगी तो फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी भी अगर वुमेन को लगती है उस मतलब पर्टिकुलर किसी के बात करने के तरीके से, और उसको लगता है कि मैं टॉर्चर हो रही हूँ, तब भी वो सीधा जो है वो कंप्लेंट कमेटी के पास जा सकती है। अगर नहीं अर्जी सुनी जाती है तो अपील भी दे सकती है। मतलब जो कंप्लेंट देने के बाद अगर नहीं भी उसको लगता है ना मेरे फेवर में डिसीजन नहीं आया या फिर मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। जो कंप्लेंट है वो इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर करनी होती है, लेकिन पीरियड में रियायत भी दी जा सकती है। कंसिलिएशन की अगर बात की जाए तो आईसीसी जो है वो इंक्वायरी से पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्रीड वुमेन से कि बताइए भाई कौन कौन सा स्टेप जो है वो लेना चाहिए, कैसे मैटर को सॉल्व करना चाहिए, उनका थोड़ा बहुत मतलब सलाह मशवरा लिया जा सकता है। लेकिन मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब जिसने सेक्सुअल अब्यूज किया है और फिर वो जिसने कंप्लेंट करी है वो आपस में मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं करेंगे, पैसे से सेटल नहीं करेंगे मामले को। इंक्वायरी की बात करें तो आईसीसी पुलिस को भी इंक्वायरी के लिए आगे मतलब फॉरवर्ड कर सकती है रिपोर्ट, और ये 90 दिन के अंदर जो है कंप्लीट करके रिपोर्ट को जमा करना होता है पुलिस स्टेशन के अंदर। और फिर आईसीसी जो है ये कई बार एम्प्लॉयर जो होता है उसको 10 दिन के अंदर रिपोर्ट अपनी सौंप देती है कि एक्शन क्या लिया जाएगा। ये एक्शन डिपेंड करेगा क्या इंटेंसिटी थी, क्या चीज हुई थी, फिर पुलिस भी डिसाइड करेगी। अपील जो है वो कोर्ट में 90 दिन के अंदर औरत कर सकती है अगर उसको लगता है जस्टिस नहीं हुआ है। फॉल्स कंप्लेंट के चक्कर में ऐसा कुछ खास सजा का प्रावधान नहीं बनाया गया है, पर हाँ एम्प्लॉयर अपने मन से एक्शन जरूर ले सकता है अगर उसको लगता है कंप्लेंट फॉल्स थी। प्राइवेसी जरूर इंश्योर की जाएगी, कौन सी वुमेन है, विटनेस क्या है, इन सबका प्राइवेसी रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ ध्यान दीजिए ग्लोबल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
इसका जो 190 कन्वेंशन है वो एक पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो भी वर्क दिया जाएगा वुमेन को वो फ्री फ्रॉम द वायलेंस एंड हरासमेंट रहेगा। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वुमेन के खिलाफ उसको एलिमिनेट करने की बात करती है। 1979 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इंडिया के अंदर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है 2023 की। इसमें साफ साफ पॉलिसी में बताया गया है कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये गर्ल्स और वुमेन को रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होता है। इसके लिए किसी तरीके का स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और इसमें उनको सर्विसेज दी जाएंगी, मतलब गर्ल्स और वुमेन को थोड़ा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो रिसोर्स रहेंगे जैसे सैनिटरी पैड वगैरह, ये उनको साफ सफाई से मुहैया करवाए जाएंगे। स्पेन यूरोप के अंदर ऐसा पहला कंट्री है जिसने की जो भी वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती हैं उनको पेड लीव दी जाती है। वहां पे ये डिसीजन लिया था, ठीक है, उनको मतलब पेड लीव मिलता है। और करंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके? देखिए, पहले तो 2011 की स्कीम है जिसमें सैनिटरी नैपकिन जो है वो आशा वर्कर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में भी बात की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। नेशनल गाइडलाइन निकाली गई थी 2015 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। स्कीम्स की बात करें तो आपकी अस्मिता योजना महाराष्ट्र के अंदर, उड़ान राजस्थान में, खुशी ओडिशा में, जहां पर फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है वो एडोलेसेंट गर्ल्स को स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं और कॉलेजेस में भी। कुछ और इनिशिएटिव की बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर तो 28 मई को हर साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाते हैं। रेड डॉट कैंपेन यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाला गया था ताकि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। राइट टू वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव, ये आपका बिल 2022 के अंदर इंडिया के अंदर लाया गया ताकि हमारे यहाँ पे भी पीरियड्स के दौरान जो औरतें हैं उनको लीव या फिर पेड लीव प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे चिल्ड्रन के टॉपिक की। सबसे पहली न्यूज है चाइल्ड लेबर की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के द्वारा बोला गया कि चाइल्ड लेबर जो है उसको अगर हमें एलिमिनेट करना है इंडिया में तो अभी भी 2025 तक हम अपना गोल जो है वो ढंग से अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है किसी बच्चे से आप उसका बचपन छीन रहे हो, उसका पोटेंशियल, उसकी डिग्निटी छीन कर उसको फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्चर कर रहे हो, उससे काम करवा रहे हो। ये किसी भी तरीके का काम हो सकता है, चाहे उसका स्कूल छुड़वा के उससे काम करना, लैंगी काम करवाना, लॉन्ग या हैवी वर्क उससे करवाना, उससे उसकी छुट्टियां स्कूल से करवाते रहना। सेंसस 2011 के हिसाब से 5 से 14 साल के बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में ये संख्या सबसे ज्यादा है। कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ? तो आईएलओ कन्वेंशन 182 जो है इसको इंडिया ने रेटिफाई किया जिसमें वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को खत्म करने की बात की गई। 138 कन्वेंशन बात करती है मिनिमम एज क्या होगा एम्प्लॉयमेंट का, इसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया है। फिर हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, जिसमें बोला गया है कि जो भी बच्चे 14 साल या उससे नीचे के हैं वो किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होंगे। जो 14 से 18 साल के हैं वो हैजर्डस जो ऑक्यूपेशन है, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक ऑक्यूपेशन है, उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की स्कीम हमारे यहाँ लाई गई जिसमें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए, उन बच्चों को वहां भेजा जाता है जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। ये स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है। पेंसिल प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, ये पोर्टल निकाला गया जिसमें कि जो चाइल्ड लेबर के विक्टिम्स हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही ये पोर्टल आता है। बचपन बचाओ का आंदोलन एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया जिसमें 85,000 बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से निकाला गया है अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविजन है चाइल्ड लेबर के खिलाफ? आर्टिकल 21 से बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पूरे इंडिया में मिलनी चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 साल या उससे कम के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या होता है? जैसे आंगनबाड़ी में बच्चे भेजे जाते हैं। आर्टिकल 23 का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर नहीं होगी। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से कम के बच्चे माइंस में और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। आर्टिकल 39 कहता है कि विमेन और मेन जो है उनके मतलब वर्किंग का जो भी टेक केयर है वो इस पर किया जाएगा। साथ में जो बच्चे हैं उनका एब्यूज नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखा जाएगा, उनकी उम्र के हिसाब से काम होना चाहिए। अब बात करेंगे चाइल्ड एडॉप्शन की। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा है कि चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए एक एडॉप्शन पोर्टल होना चाहिए। देखिए, टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट अगर पूछा जाए तो सीधा पता लग गया चाइल्ड एडॉप्शन से रिलेटेड है। जो चिल्ड्रन आपके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर रहते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको वहां पे छोड़ दिया,
रहा, 1 साल से उनको देखने ही नहीं आए और उनको फिर आगे कोई पेरेंट मिल भी नहीं रहा। तो उन सब बच्चों को बोला गया कि एडॉप्शन पूल के अंदर डाला जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसी प्रेगनेंसी मान के चलिए किसी 14-15 साल की बच्ची को होगी, अब वो क्या करे, बच्चों को फिर कहाँ छोड़ेंगे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। ऐसे ही मान के चलिए कोई बाप है वो मतलब बहुत शराब पीता है, तो बच्चा हो गया तो बच्चे को यहाँ छोड़ दिया चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, तो वो बच्चा अनाथ तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली अनाथ नहीं है प्रैक्टिकल तरीके से, लेकिन वैसे उसका टेक केयर हो ही नहीं रहा तो अनाथ ही कहा जाएगा, इसलिए उनको एडॉप्शन के पूल में डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाई मंथली हर 2 महीने में आइडेंटिफाई करो कि कौन से बच्चे ऑर्फन्ड, अबंडन्ड और सरेंडर्ड कैटेगरी में आते हैं और उनको एडॉप्शन पूल का हिस्सा बनाया जा सकता है। देखिए एडॉप्शन के लिए केयरिंग पोर्टल है, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम पोर्टल, जिसमें उनका पूरा डिटेल रखा जाता है बच्चों का जो कि अडॉप्ट के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनमें ओपन शेल्टर और हर तरीके की सुविधा बच्चों को दी जाती है। ये सारे सेंटर जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंतर्गत आते हैं। एडॉप्शन का इंडिया में क्या प्रोसेस है? देखिए प्रोसेस के लिए बच्चा अगर आप मतलब अडॉप्ट करना चाहते हो तो पहली चीज तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से वो पूरे परमानेंट तरीके से अलग हो गया होना चाहिए। इसके अलावा वो चाइल्ड जो है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, पर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्टिव पेरेंट्स को जो है वो लेनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत बताया गया है कि हिंदूज जो है वो कैसे चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। और हिंदू बाय रिलीजन मतलब इसमें आपके बुद्धिस्ट, जैन, सिख, जो आपके आर्य समाज के हैं वो सब आएंगे। फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भी बोलता है कि कैसे एडॉप्शन जो है वो ऑर्फन्ड, अबंडन्ड या सरेंडर्ड बच्चों का किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कारा नाम की एजेंसी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी कानूनी बॉडी है जो बिना जस्टिस एक्ट के तहत बनाई गई थी, जिसमें कि इंटर और इंट्रा कंट्री, कंट्री के अंदर और उसके बाहर के एडॉप्शन देखे जाते हैं। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी स्टेट के अंदर आती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों का जो एडॉप्शन उसको मैनेज करती है, उनका प्रोटेक्शन करती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो बच्चों का टेक केयर करती है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में होते हैं। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी जो है ये बच्चों को एडॉप्शन के लिए प्लेस करती है रिकग्नाइज करके। ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी जो है ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। अब बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है जिससे हम बच्चों का अडॉप्शन इंडिया में करते हैं। देखिए चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो सर्व होना चाहिए, उसी हिसाब से अडॉप्शन करवाने के लिए परमिशन मिलता है। उसके बाद चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए जो मतलब अ, आप बोलिए प्रायोरिटी दी जाती है, तो इंडियन सिटीजन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि बच्चा अडॉप्ट करना है। इसके अलावा प्लेसमेंट जो है चाइल्ड का वो किसी भी सोशो कल्चरल और एनवायरनमेंट को चेक करने के बाद ही दिया जाता है, मतलब पेरेंट्स को सौंपा जाता है अडॉप्शन के दौरान। जितना भी अडॉप्शन होता है वो कारा नाम की एजेंसी और केयरिंग का जो पोर्टल है उसी के तहत किया जाता है। अगली बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो हीनस क्राइम किए गए हैं उनका असेसमेंट किया गया। देखिए बच्चे की डेफिनेशन की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि कोई भी चाइल्ड तब माना जाएगा जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। 2015 में निर्भया के केस के बाद बोला गया कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कई बार जुवेनाइल जो है वो ट्रीट किया जाएगा या एडल्ट ट्रीट किया जाएगा अगर उन्होंने कोई हिनस ऑफेंस, यानी कि हिनियस ऑफेंस मतलब बहुत घिनौना क्राइम कर दिया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो असेसमेंट करता है कि वो जो बच्चा है उसको कोर्ट में चाइल्ड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा या एडल्ट या फिर माइनर। कंपैरिजन करें तो 2015 और 2021 के एक्ट में काफी डिफरेंस है। 2015 में अडॉप्शन का क्या था, सिविल कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ते थे फाइनली, लेकिन अब क्या है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डीएम जो है वो अडॉप्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अभी अगर अपील की बात करो तो 30 दिन के अंदर अपील जो है वो आपकी डिविजनल कमिश्नर के पास भेजी जा सकती है। कौन कौन से ऑफेंस इसमें कवर होते हैं? देखिए अभी के एक्ट में सीरियस ऑफेंस को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया, जिसमें कि हम लोग सीधा सीधा बच्चे को एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। मैक्सिमम सजा जो है वो पहले मतलब पहले जो सीरियस ऑफेंस होते थे 3 से 7 साल की होती थी, लेकिन अब 7 साल से ऊपर की भी मैक्सिमम सजा हो सकती है। कोर्ट की बात करें तो डेजिग्नेटेड कोर्ट पहले लिखे गए थे कि 7 साल की सजा वालों के लिए कौन से कोर्ट में बच्चों को पेश किया जाएगा क्राइम के दौरान, या उससे ज्यादा वाली के लिए कहाँ पेश किया जाएगा, उससे कम वाली के लिए कहाँ। लेकिन अब सीधा सीधा है कि चिल्ड्रन कोर्ट है, चाहे कोई भी केस हो चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर ही उस केस को ट्रायल जो है वो किया जाएगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा 10 पॉइंट कॉल फॉर एक्शन जो है उसको तैयार किया गया है, जिसमें हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे रोक सकते हैं उसकी बात की गई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, चाहे डोमेस्टिक लेबर करवाना, चाहे बच्चे से फोर्सफुली काम करवाना इंडस्ट्रीज में, चाहे कुछ इलीगल एक्टिविटीज करवाना, चाहे वो ऑर्गन्स का ट्रेड हो, चाहे वो बेगिंग हो, चाहे कमर्शियल सेक्स हो, ये सब करवाना जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा माना जाएगा। और इंडिया में बहुत सारे बच्चे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। कौन कौन से कानून है एंटी ट्रैफिकिंग क्राइम के खिलाफ? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 वाला, फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ताकि ऑर्गन जो है ह्यूमन ऑर्गन्स उसका सेल करना, बच्चों को उसमें डालना, ये सब पनिशेबल
ऑफेंस हो सके। फिर आपका पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जो कि बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाता है। अगली बात करेंगे एज ऑफ कंसेंट की। 22nd लॉ कमीशन ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में ये कहा है कि एज ऑफ कंसेंट जो है उसको 18 से 16 साल नहीं करना चाहिए। देखिए, एज ऑफ कंसेंट का मतलब ये है कि जब आप अपनी मर्जी से किसी के साथ इंटीमेट हो सकते हो, और इंडिया में ये जो है वो 18 साल की उम्र रखी गई है। एज ऑफ कंसेंट वही एज है जो लीगली आपको मतलब कॉम्पिटेंसी देती है कि आप कंसेंट प्रोवाइड कर सको कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी हूँ कि नहीं हूँ। ऑब्जेक्टिव जो है मिनिमम एज देने का सेक्सुअल कंसेंट के अंदर वो यही है कि जो एडोलेसेंट होते हैं वो सेक्सुअल अब्यूज से बचाए जा सके। फिर तय होता है कि पॉक्सो का एक्ट लगेगा कि नहीं, अगर उनके साथ कोई क्राइम होता भी है बच्चों के साथ तो नहीं, ठीक है। उस हिसाब से डिसाइड होता है जो एज होती है कंसेंट की। तो अभी ये है कि 18 साल से नीचे के अंदर अगर किसी भी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो पॉक्सो के अंडर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसके साथ तब सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, क्योंकि उसका कंसेंट नहीं लिया और लिया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो बच्चा था, ठीक है। सो ये एज ऑफ कंसेंट इसीलिए होता है। स्पेशल कोर्ट होते हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्रायल करने के लिए। सेक्शन 375 जो है पीनल कोड का पॉक्सो एक्ट के अंदर वो साफ साफ बोलता है कि एज ऑफ कंसेंट जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो 18 साल है। इसके अलावा एक्सेप्शन है, यानी कि मैरिटल रेप अगर होता है तो 15 साल है, मतलब शादी होगी तो 15 साल की उम्र है एज ऑफ कंसेंट देने के लिए। पर ये बहुत मैरिटल रेप जो है ये एक्सेप्शन है, इसका काफी बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता में भी बोला जा रहा है कि 15 से 18 साल तक बढ़ा के जो है वो उम्र कर देनी चाहिए मैरिटल रेप के केस में भी, चाहे औरत की शादी 15 साल की उम्र में ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन 18 साल से पहले एज ऑफ कंसेंट या फिर सेक्सुअल मतलब एक्टिविटी के लिए उसको परमिशन नहीं देने की अनुमति होनी चाहिए, पर जो कि अभी है सिर्फ 15 साल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ अदर वल्नरेबल सेक्शन की, जिसमें सबसे पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। LGBTQIA+ राइट्स के ऊपर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। केस का नाम है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें लीगल जो रिकग्निशन था मैरिज का कि एलजीबीटी कम्युनिटी वाले शादी कर सकते हैं कि नहीं और लीगली वो शादी मानी जाएगी कि नहीं, उसको रिफ्यूज कर दिया गया। ये बोला गया कि सेम सेक्स के जो पर्सन हैं अगर वो शादी करते हैं तो उसको लीगल दर्जा नहीं दिया जाएगा शादी को, ठीक है। अब क्या क्या इश्यूज थे, क्या वर्डिक्ट था। सबसे पहले तो कि ट्रांसजेंडर पर्सन शादी कर सकते हैं कि नहीं, तो ये कहा गया शादी आप कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये बोलें कि हमें लीगली उसके सारे राइट्स मिल जाएं, हक मिल जाएं, वो सब नहीं मिलेगा। और वो सब किसके अंदर होता है, आपका स्पेशल मैरिज एक्ट होता है ना, उसके अंदर सारे प्रावधान, तो वो सारे आपको प्रावधान नहीं मिलेंगे। फिर राइट टू एंटर सिविल यूनियन फॉर क्वीर कपल, ये कहा गया, कोर्ट ने ये कहा कि जो सिविल यूनियन क्वीर कपल के द्वारा बनाने हैं वो उनकी चॉइस है। सिविल यूनियन का मतलब होता है लीगल रिकग्निशन जो है वो मतलब प्रोवाइड करना यूनियन को, और ये सेम सेक्स कपल्स ही इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे। लेकिन ये है कि इनको लीगली अलाउ नहीं किया गया शादी करने के लिए। आप सिविल यूनियन बना के अपने बेसिस पे शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए ये कहा गया कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो ये जेंडर न्यूट्रल मैनर में बनाया गया है, लेकिन इस जेंडर न्यूट्रल मैनर में ट्रांसजेंडर्स के लिए शादी की बात नहीं लिखी गई है। और फिर ये भी कहा गया कि इसको बहुत बार अमेंड करना पड़ेगा अगर ट्रांसजेंडर्स को या फिर एलजीबीटी वालों को भी ये मैरिज का राइट चाहिए। एडॉप्शन राइट्स की अगर बात करें नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए क्या बोला गया कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के अंदर जो आपके क्वीर कपल्स हैं वो एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं, बाकी ट्रांसजेंडर्स वगैरह को अब एडॉप्शन का राइट मिलता है। एलजीबीटी कम्युनिटी के पूरे वर्ल्ड में अगर राइट्स देखे जाएं तो करंटली मोर देन 130 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और इंडिया में आपका केस हुआ था नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, जिसमें हम लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, और ये सेक्शन था 377 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा 2014 का जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें हम लोगों ने ट्रांसजेंडर को रिकग्नाइज किया था, नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी रिकग्नाइज कर दी थी। नीदरलैंड ऐसा पहला कंट्री था जिसने सेम सेक्स मैरिज को 2001 में लीगलाइज किया था। उसके बाद से 30 कंट्री है वर्ल्ड में जहां सेम सेक्स मैरिज आपकी अब कानूनी मानी जाती है। ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, और इसमें प्रतना प्रोजेक्ट है। और ये प्रतन प्रोजेक्ट किनके लिए निकाला गया है, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना रोजगार चला सकें। सो प्रयत्न प्रोजेक्ट दरअसल ट्रांसजेंडर को बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स सिखाने के लिए दिया गया है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर अप्रूव किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनको ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिफाइन किया गया है कि वो पर्सन माने जाएंगे जिनका जो जेंडर है, बर्थ पे जो जेंडर असाइन किया जाता है उससे मैच नहीं करेगा। ये ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन हो सकते हैं। इंटरसेक्स वेरिएशन के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाएगा, और इनकी सोशो कल्चर आइडेंटिटी किन्नर हिजड़ा वगैरह मानी जाती हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या बोलता है कि
ट्रांसजेंडर जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे हाउसिंग। सर्टिफिकेट जो है उनकी आइडेंटिटी का, वो सेल्फ यानी कि खुद से आइडेंटिफाई करेंगे अपनी जेंडर आइडेंटिटी, लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ से जारी होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। अगर ग्रीवांस है, उनका कोई दुख दर्द है, तो उसके लिए कंप्लेंट ऑफिसर भी रहेगा जो उनकी बातें सुनेगा। राइट ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो किसी भी बच्चे को आप उनके पेरेंट्स से, इमीडिएट फैमिली से अलग नहीं कर सकते इस चक्कर में कि वो ट्रांसजेंडर है, वो कोर्ट के पास बच्चा जा सकता है। ऑब्लिगेशन की बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, रिकग्नाइज करती है, वहां पे ट्रांसजेंडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनको इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी, रिक्रिएशन एक्टिविटी, सबका हिस्सा बनने का हक मिलेगा। नेशनल काउंसिल बनाई गई है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जो उनके राइट्स के लिए बात करेगी। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव हैं जैसे कि स्माइल नाम का प्रोजेक्ट, स्पॉट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ट्रांसजेंडर पर्सन, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, दो स्कीम चलाते हैं। नेशनल पोर्टल बनाया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये पोर्टल है, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री टू बी नोटेड। गरिमा गृह की बात करें तो ये शेल्टर होम है जहाँ ट्रांसजेंडर पर्सन को शेल्टर दिया जाता है। ट्राइबल वेलफेयर की बात करेंगे आगे। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पीएम जनमन यानी कि पीएम जनजाति आदिवासी आदिवासी न्याय महाअभियान या फिर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर पीएम जनमन नाम की योजना चलाएगी। ट्राइबल प्राइड डे या जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको रिकग्नाइज कर सकें। इस दिन श्री बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी भी होता है। हिस्ट्री में आपने मुंडा रिबेलियन पढ़ा होगा। मुंडा रिबेलियन को उलगुलन रिबेलियन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पीएम जनमन की। 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस किया गया। इसी के अंदर ही आपकी पीएम जनमन नाम की स्कीम चलाई गई है। इसमें 11 ऐसी इंटरवेंशन बनाई गई है 9 मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जिन इंटरवेंशन से हम लोग नक्शा बदल सकते हैं ट्राइबल्स का, ठीक है। 3 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पीवीटीजी हाउस होल्ड और हैबिटेशन जो है ये उनको प्रोवाइड की जाएंगी बेसिक फैसिलिटी के साथ। घर बार, हेल्थ, न्यूट्रिशन सबका ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा बीमारियां जो उनको होती हैं जैसे सिकल सेल डिजीज हो गया, टीबी हो गया, इन सब का एलिमिनेशन भी किया जाएगा इसी प्रोग्राम के अंदर। ट्राइबल्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनको डिफाइन किया गया है। ये वो कम्युनिटी हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन में जारी की जाती हैं। एसटी पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर सेंसस 2011 के हिसाब से 8.6% है। लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा एसटी है, फिर आपके मिजोरम के अंदर है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, ये तो परसेंटेज में था, नंबर्स में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एसटी है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, जिसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं, और ये अगस्त 9 को सेलिब्रेट होता है ताकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिजिनस जो कम्युनिटीज हैं उनके हम राइट्स प्रोटेक्ट कर सकें। जो सबसे पहली मीटिंग थी इस डे को सेलिब्रेट करने की वो 1982 में यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन के द्वारा की गई थी। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं? पीवीटीजी, जिनको ये सारा पीएम जनमन के तहत मतलब जो सुविधा है वो दिया जाएगा। देखिए ये सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल कैटेगरी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का ही हिस्सा होती है। 1973 में परमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को सबसे पहले यूएन धेबर कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीटीजी का ही नाम बदल के पीवीटीजी कर दिया। क्राइटेरिया क्या है? कौन सी ट्राइब आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मानी जाएगी? एक तो वो वैसी ट्राइब होनी चाहिए जो कि प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करती हो, मतलब जब खेती बाड़ी नहीं होती थी, नोमैडिक हर्डिंग वगैरह होती थी, अभी भी वो वही टूल लेके घूम रहे हूँ। उनके पास लिटरेसी बहुत कम हो, इकोनॉमिकली वो बहुत बैकवर्ड होनी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन या तो कम हो रही हो या फिर स्टैग्नेंट हो चुकी हो, बढ़ नहीं रही हो। करंटली हमारे पास 75 पीवीटीजी हैं 18 राज्यों के अंदर। अंडमान निकोबार में भी कुछ हैं। ओडिशा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीवीटीजी पाए जाते हैं। हाल फिलहाल भरिया ट्राइब जो है आपकी पीवीटीजी की, मध्य प्रदेश की, और छत्तीसगढ़ की कामर और बाइगा ट्राइब, इनको हैबिटेट राइट्स दिया गया है। कहाँ पे? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर। देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत बोला जाता है कि जंगल के अंदर भी रहने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ कम्युनिटीज को ही दिया जाएगा कंडीशंस को चेक करते हुए, और ये रहने का हक अब इन 3 कम्युनिटीज को मिल चुका है। आम सी बात है, अगर ये एग्रीकल्चर से बहुत पीछे का जीवन व्यतीत करे तो जंगलों के अंदर ही रह रहे होंगे, है ना, इसीलिए पीवीटीजी है। अब बात करेंगे पंचशील प्रिंसिपल की जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है। सबसे पहले तो लोगों को उनके साथ जो है वो इतना घुलने मिलने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। लोग जैसे जितने अलग से जिए, और ये एलियंस मतलब ये जो मतलब अपना कल्चरल हेरिटेज
नेचर प्रिजर्व करते हुए जैसे ये जीते हैं आपके ट्राइब्स, इनको वैसे जीने दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके इंटरमिक्सिंग जो है वो करवाई जाएगी, पर फोर्सफुली नहीं करवाई जाएगी। ट्राइबल्स जो है उनके उनका जो अपना लैंड है उनके ऊपर उनका पूरा हक होगा, जंगल के ऊपर हक होगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा। टीम ऑफ ट्राइबल जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उस एरिया का डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा जो स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं वो उनकी परमिशन के बिना वहाँ नहीं की जाएंगी। जो भी रिजल्ट वगैरह हैं या जजमेंट्स हैं वो भी उनकी परमिशन के बिना वहाँ लागू नहीं की जाएंगी। अब बात करेंगे कुछ मेजर्स की जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 डिफाइन करता है शेड्यूल्ड एरियाज को और कुछ ट्राइब्स को। शेड्यूल 5 के अंदर आपकी ये मेंशन की गई है ट्राइब्स, ठीक है। आर्टिकल 275 बात करता है कि कैसे एक स्पेशल ग्रांट या फंड दिया जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए। आर्टिकल 342 बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब के नोटिफिकेशन की। 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब की। लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो एपेसा एक्ट है 1996 का, जिसमें बोला गया है कि अगर पंचायत एक्ट आपको जो है ट्राइबल एरिया में लागू भी करना है तो अमेंड होके लागू होगा। इसी अमेंडेड एक्ट का नाम है पेसा एक्ट। फिर आपका शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर एक्ट है, जिसको रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं। तो ये वही एक्ट है जिसके तहत जंगल के ऊपर उनका जो हक है रहने का उसको रिकग्नाइज किया जाता है। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी लागू होता है ताकि किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटीज उनके ऊपर ना हो पाए। कुछ स्कीम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम, जिसमें कि ST जो चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ने का हक दिया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। फिर आपके प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनके गांव को मॉडल विलेज आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के तहत ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जितना भी मतलब माइनिंग किया जा रहा है उनके एरिया में, उससे जो पैसा निकलता है, जो फीस निकलती है, उस फीस का खर्चा इन्हीं के एरिया में किया जाएगा। अगली बात करेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हाल फिलहाल बोला कि आइडेट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये रिपोर्ट दरअसल रिकमेंड करती है कि एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए आपका डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। इनको डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी कहते हैं। अब ये क्या है, देखिए, डी नोटिफाइड ट्राइब सबसे वल्नरेबल और सबसे डिप्राइव्ड ट्राइब मानी जाती हैं। दरअसल आपका क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 ब्रिटिशर्स के टाइम बनाया गया था। इसमें जो भी ट्राइब्स उनके खिलाफ जा रही थी, उनके खिलाफ मान के चलिए रिवोल्ट कर रही थी, उन सबको उन्होंने बॉर्न क्रिमिनल का टैग दे दिया और उन सबको डी नोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये हेट्रोजेनस ग्रुप है ट्राइब का, लेकिन इसमें वो ट्राइबल मतलब कम्युनिटीज आती हैं, मतलब हमारे देश में बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स है ना, तो इसमें वो वाली कम्युनिटीज जो है वो इसका हिस्सा बन जाएंगी, जो कि पहले क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंदर कभी लिस्टेड की गई थी। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 जो है इसको रिपील किया गया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जैसे ST SC OBC। इनमें से बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो डी नोटिफाइड ट्राइब का भी हिस्सा बन चुकी हैं, भले वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन कभी ना कभी क्रिमिनल ट्राइब का हिस्सा थी। रेनके कमीशन 2008 के अंदर बोला गया कि लगभग 1500 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और 198 हमारे पास डी नोटिफाइड ट्राइब है, जिसमें कि टोटल 15 करोड़ लोग आते हैं। अगस्त 31 को हम लोग विमुक्ता जाति दिवस भी मनाते हैं और ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए मनाया जाता है। नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब क्या होती हैं? देखिए, जितनी भी नोमैडिक ट्राइब है वो आपकी डी नोटिफाइड ट्राइब नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो नोमैडिक ट्राइब का हिस्सा हो सकती हैं। डी नोटिफाइड में तो वही आएंगी ना जो कभी ना कभी क्रिमिनल में मतलब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा डाली गई थी। नोमैड और सेमी नोमैड वो सोशल ग्रुप होता है जो कि बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से अपने रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे जानवर को लेके घूमना, कैटल ब्रीडर बनना। हक्की पिक्की ट्राइब जो है ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है कर्नाटका का। इसके अलावा 3 टाइप की नोमैडिक कम्युनिटी और मिलती है, जैसे जो हंटिंग करते हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की। फिर आपकी पेस्टोरल कम्युनिटी, जैसे गद्दी हो गई, बंजारा हो गया, मधुरास हो गया, जो कि जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर चारवाहा करवाते हैं। फिर आपके पेरिपेटेटिक ग्रुप ऑफ पेडलर हो गए जो कि स्टोरी टेलर होते हैं, जिनको कभी कभी हम वैसे बोलते हैं कि गड्ढे वगैरह लेके घूमते हैं, टप्परवासी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ड्रामा वगैरह डांस वगैरह करते हैं, करतब दिखाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे एक नेशनल कमीशन बनाया गया इनके लिए ताकि इनका कैटेगराइजेशन हो सके। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम निकालेगी ताकि इनका एजुकेशन प्रोवाइड हो सके और इनको स्कॉलरशिप दी जा सके। नानाजी देशमुख स्कीम निकालेगी जिसमें हम लोग हॉस्टल्स बनाते हैं बच्चे बच्चियों के लिए ताकि वो वहां पढ़ सके, रह सके। फिर स्कीम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है, जिसके लिए जो फ्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी कोचिंग इनको इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया है इनके लिए 2019 में।
नेक्स्ट बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, इनके द्वारा दो जजमेंट प्रोवाइड की गई हैं हाल फिलहाल, जो कि सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। जजमेंट क्या है? सबसे पहले तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अगर कंट्री के अंदर कोई भी बिल्डिंग है, तो अगर वो बिल्डिंग बनी है तो उसमें दिव्यांग जन के आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। अगर सुविधा नहीं दी गई है तो अभी के अभी उनको बोला गया था कि वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे, ताकि अगर दिव्यांगजन आए तो ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेसिबल लोकेशन पे उनको सारी सुविधा मिल सके। इसके अलावा ये भी कहा गया जितनी भी एयरलाइंस कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे इंडियन है चाहे फॉरेनर है, उनको भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016 के प्रावधान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी की अगर बात करें तो इसको 1995 के एक्ट के तहत सेटअप किया गया, 2016 में अमेंड कर दिया गया। इसमें चीफ कमिश्नर होते हैं। इसके अलावा इनका पर्पस क्या है? पर्सन विद डिसएबिलिटीज जो है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आपका यह ऑफिस आता है। अब राइट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो रिजर्वेशन का राइट है कि जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पे 5% से कम का रिजर्वेशन इनके लिए नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में 4% से कम का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस, पुलिस फॉर दिल्ली, सीएपीएफ, इन सब पुलिस फोर्सेज में इनको रिजर्वेशन नहीं है। 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। फ्री एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को जिनका एक बेंचमार्क रहता है डिसेबिलिटी का। 6 साल से 18 साल के बीच में इनकी जो है उम्र होनी चाहिए। और बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने भी लिए थे, जैसे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, पूरे इंडिया में एक्सेसिबिलिटी देना इनको, स्कॉलरशिप देना स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया इनकी आईडीज के लिए। नेशनल लेवल पे इनको स्किल दिया जाता है। कंसेशन के लिए लोन दिए जाते हैं ताकि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकें। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम चलाई गई थी, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज के चांसेस दिए जाते हैं इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। अब बात करेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। इसका मतलब वो पर्सन जिसमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो 40% से कम, कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी नहीं है। मतलब कि उसके पास उसकी उसमें जितनी भी डिसेबिलिटी किसी पर्सन में होगी, वो डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, और वो कोई एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होनी चाहिए जो 40% तक होनी चाहिए। इसके अलावा पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इसको इंक्रीज किया जाएगा। हर एक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जो इनके केसेस को डील करेंगे अगर इनके खिलाफ किसी तरीके का प्रॉब्लम या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। पनिशमेंट भी इनके लिए दी गई है अगर इनके खिलाफ किसी तरीके का कोई क्राइम होता है। मैनर्स क्लेंजिंग की बात करेंगे। गवर्नमेंट ने लोकसभा में रिप्लाई में साफ साफ ये बोला कि हमारे यहाँ पे 766 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 714 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि अब मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है? ये वो प्रैक्टिस है जिसमें हम ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी कि ह्यूमन का जो मल होता है, गंदगी होती है, उसको हाथ से उठाते हैं। ये सीवर या सेप्टिक टैंक का यूज नहीं किया जाता, हाथ का यूज किया जाता है। ये आपका प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट 2013 के तहत इसको बैन किया गया है। 2 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन या फिर दोनों चीजें हैं अगर ये पाया जाता है। अब एक्ट में क्या क्या बोला गया है? देखिए, मैनुअल स्क्वेंजर वो बोले जाएंगे जो कि हाथ से ह्यूमन वेस्ट को डील करते हैं, इन सैनिटरी लेट्रिन में क्लीनिंग करते हैं, और ये रेगुलर या फिर मान के चलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? देखिए, अगर तो ह्यूमन वेस्ट को क्लीन करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर और इक्विपमेंट वगैरह यूज करके वो साफ किया जा रहा है तो फिर वो एक्सेप्शन है, फिर मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं होगी। सफाई कर्मचारी को भी हम मैनुअल स्क्वेंजर कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी म्यूनसिपैलिटी या सरकारी दफ्तर को विजिट करते हो, वहां पे जो स्वीपर्स, क्लीनिंग वर्कर्स रहते हैं, वो सब इसका हिस्सा होंगे। इसके अलावा कौन सा लॉ, ये जो लॉ है ये कैसे प्रिवेंट करता है? इसमें साफ बोला गया है कि इन सैनिटरी वाली लेटरिन जो है, जो कि गंदी लेटरिन है, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय करना है। और फिर लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। लॉ की बात करें तो लॉ में बोला गया है कि सजा होगी अगर इस तरीके की प्रैक्टिस जो है करवाएगी किसी से, कि आप मतलब गंदगी जो है ह्यूमन वेस्ट की वो उठाइए विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टिव गियर। रिहेबिलिटेशन की बात करें तो इसमें साफ बोला गया है मैनुअल स्क्वेंजिंग जो लोग करते थे उनको अब ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि मैनुअल स्क्वेंजर को आइडेंटिफाई किया जाए। लोकल लेवल पे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, रेलवे अथॉरिटी, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनुअल स्क्वेंजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने मशीनरी का जो यूज है सैनिटेशन के लिए वो प्रमोट किया था, ताकि हैजेडस क्लीनिंग या हाथों से जो सफाई करवाई जाती है वो ना हो पाए। डिग्निटी सबकी होनी चाहिए। फिर स्वच्छता
स्वच्छता मोबाइल ऐप लाई गई थी ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके हर किसी के द्वारा कि मैनुअल स्क्वेंजर कौन है, इस पे अपडेट किया जा सके, फिर हम ये प्रैक्टिस रोक सकें। फिर SRM यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर चलाई गई थी ताकि वो किसी और प्रोफेशन में एंगेज करवाए जा सके। स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत हम लोग सैनिटेशन से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करते थे उनको, ताकि वो इक्विपमेंट खरीद सके और फिर काम कर सके। फिर नमस्ते स्कीम थी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसमें 100% मशीन या फिर मैकेनाइजेशन का यूज किया जाएगा सफाई के लिए और हर तरीके की गार्बेज लिफ्टिंग के लिए। ये नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा चलाई गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा।